नमस्कार दोस्तों, और ओनली जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीपीसीएस और आरओ दोनों ही परीक्षाओं के लिए डेट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं। नया एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें अगर बात करें पीसीएस की जो परीक्षा है तो ये परीक्षा आपकी 27 अक्टूबर को करवाई जाएगी और आरओ की परीक्षा ये 22 दिसंबर 2024 को करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस को देखें, ख़ास तौर से अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जीएस लगभग सेम है। और यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि अगर वो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से आरओ के बारे में ही बात करेंगे, तो हिस्ट्री को कैसे तैयार करें, हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको कैसे पढ़ें। तो देखो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल लगभग 20 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं इतिहास में, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं। इसके बाद आपका मेडिवल हिस्ट्री होता है, फिर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पर आप तैयारी कैसे करेंगे? देखो, हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट जो आपके सोर्स हैं उसमें आप घटना चक्र को ले सकते हैं, प्लस स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम और घटना चक्र, और साथ ही साथ पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ये तीन चीज़ें लेकर आप हिस्ट्री की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और ख़ास तौर से देखा जाए तो जो आपका प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, इसकी तैयारी आप बेसिकली आप घटना चक्र से ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। स्पेक्ट्रम, ये जो पोर्शन है आपका मॉडर्न वाला, वो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। बाकी जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी व्याख्या में जो पॉइंट शामिल होंगे, इतना पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्रेंड और भी बदल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग हम बात करें तो 2021 के बाद से, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे फिर आरओ की परीक्षा जो भी हुई है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, काफ़ी बदल रहा है। लाइक इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं जिस पर पहले फोकस नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब ज़्यादातर जो फोकस है वो इसी टॉपिक से मतलब करना पड़ता है, क्योंकि इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 11 फरवरी को जो आरओ की परीक्षा हुई थी, उसमें जो जीएस के पेपर में इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे, तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने आपके लिए शामिल कर लिया है इस वीडियो में, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्नों का प्रारूप क्या है, टॉपिक कौन से हैं और किस प्रकार से आपको स्टडी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी, यानी कि जो क्वेश्चन है ये कई सारे तथ्य ऐसे भी आपके सामने रखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या टॉपिक है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं और कौन से टॉपिक हैं जिनको अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर लीजिए, सैयद वंश के मुसलमानों का सही कालानुक्रम क्या है। आपको पता ही होगा कि पहला जो आप पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको उठा के देखें तो एक बहुत ही सेट पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते थे, और औरंगजेब के बाद आप देखेंगे तो बहुत ही कम प्रश्न उठते थे। लेकिन अब बेसिकली जो मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसमें ज़्यादातर प्रश्न औरंगजेब के बाद ही उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है सैयद वंश के मुसलमानों के बारे में, तो सैयद वंश के मुसलमानों का सही कालानुक्रम, यानी कि एक ही प्रश्न में आप देख रहे हैं कि कई सारे प्रश्न आपके शामिल हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि सैयद वंश में जो सम्राट हुए हैं उनका सही कालानुक्रम क्या है। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखो जो विकल्प है सी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें खिज्र खान को देखेंगे तो खिज्र खान, इसका जो समय काल है वो 1414 से लेकर 1421 तक। इसके बाद समय आता है मुबारक शाह का 1421 से लेकर 1434 तक। फिर आते हैं मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक, और इसके बाद लास्ट में है अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक। तो ये सैयद वंश के सुल्तान हैं और ये उनका कालानुक्रम है। तो यानी कि अब आपको जो भी आप जिस भी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं उनके जो सुल्तान हैं उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें कि उनका सही क्रम क्या है। उनके लिए ये भी है कि जो उनका टाइम पीरियड है, ठीक है, वो आप ज़रूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये प्रश्न पूछा गया था कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। ये कथन है,
कारण बताया जा रहा है कि विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो आपको पता ही होगा कि यूपीपीएससी अक्सर कथन और कारण वाले प्रश्न पूछता है। इसके बाद नीचे एक कूट मिलता है आपको जिसमें 4 विकल्प होते हैं कि ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, ए सही है और आर भी सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, या ऐसे भी होता है कि व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर देखेंगे जो कथन है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, करेक्ट है। और विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे, ये भी सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या है। तो संवाद कौमुदी का प्रथम प्रकाशन होता है 4 दिसंबर 1821 में कोलकाता से, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें फुतूह उल सलातिन, फुतूहात ए फिरोजशाही, तारीख़ फिरोजशाही और खज़ैन उल फुतूह, ये किताब है। आगे उसके लेखक का नाम दिया गया है, इसको आपको मैच कराना है। तो पहले ऐसे प्रश्न आपको कम ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब किताबों को देखेंगे तो किताबें भी जो चर्चित रही होती हैं अक्सर ऐसी किताबें पूछ ली जाती हैं। जैसे कि फुतूह उस सलातिन, इसके लेखक हैं अब्दुल मलिक इशामी। फुतूहात फिरोजशाही लिखा गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, और खज़ैन उल फुतूह ये अमीर खुसरो की रचना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुद्रमा के संदर्भ में, रुद्रमा के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि विचार करें। और पहला पॉइंट है कि रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि रुद्रमा कौन थी। मतलब कुछ ऐसे भी नाम एग्ज़ाम में अब सामने आते हैं जो कि पहले नहीं आते थे। आप 2015 के पहले का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे तो ये नाम आपको कम ही मिलेगा। तो रानी रुद्रमा देवी, इनका जो शासनकाल है ये 1264 से लेकर 1289 तक है। और यहाँ पर केवल आपका जो पहला कथन है कि रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, बस यही केवल सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। ये कथन देखिए, बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था और उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में हिस्सा लिया था। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो दोनों ही यानी कि आप उत्तर देंगे, दोनों कथन सत्य हैं। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सादत खान बुरहानुल मुल्क ने की थी और दिल्ली में एतमादुद्दौला और हैदर खान के साथ मिलकर सैयद बंधुओं विशेषकर हुसैन अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन देखिए यहाँ पर ये असर्सन होगा ए। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के साथ सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। रीज़न है, यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। तो यहाँ पर जो आपका ए है ये सही है, आर आपका गलत है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। इसका जो उद्देश्य बताया गया है, उद्देश्य ये है कि युद्ध के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने, लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने और शांतिपूर्वक कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का अवसर देना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिपिन चंद्र पाल, आपको याद होगा लाल बाल और पाल ये 3 लोग शामिल थे कांग्रेस के उग्र दल में। तो बात यहाँ पर हो रही है बिपिन चंद्र पाल के बारे में। तो बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो दोनों कथन सही हैं। अब बात यहाँ पर हो रही है जो मैगजीन थी न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया के बारे में आपको याद होगा कि ये जो मैगजीन है ये एक वीकली मैगजीन भी आती थी न्यू इंडिया, और इसको एनी बेसेंट जो थी वो प्रकाशित करती थी। लेकिन जब न्यू इंडिया नाम की रेगुलर मैगजीन आ रही थी जो डेली मैगजीन थी, उसके जो प्रकाशक थे वो बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करें और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। मैंने कहा था आप लोगों से कि औरंगजेब के बाद वाले जो शासक हैं वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है फर्रुखसियर, जहांगीर शाह, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो सही कालानुक्रम है, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम ये सुल्तान बना था 1707 से लेकर 1712 तक। उसके बाद जहांगीर शाह आता है 1712 से 1713 तक। फिर फर्रुखसियर आता है 1713 से 1719 और फिर यहाँ पर 1719 से लेकर 1748 तक
मोहम्मद शाह रंगीला रहा है। तो ये क्रम आप लोग याद रखिए। एक असर्शन है यहाँ पर, कथन है कि जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। कारण बताया जा रहा है कि जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में की थी। जौनपुर में सरकी काल के दौरान हुई सांस्कृतिक उन्नति, शिक्षा और वास्तुकला में प्रगति के कारण इसे सिराजे हिंद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पंजाब का विलय आपको पता ही है कि आंग्ल सिद्ध जो दूसरा वाला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसके बाद पंजाब का विलय कर लिया गया था। तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो यहाँ पर सभी विकल्प यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रश्न और भी यहाँ पर उठ सकता है कि जब पंजाब का विलय किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड डलहौजी। और पंजाब का विलय दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद किया गया था। देखो, जो आंग्ल सिख युद्ध है ये 2 बार हुए हैं। पहली बार हुआ था 1845-46 में, और इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 1849 में। तो आंग्ल सिख युद्ध जो थे ये 2 बार हुए थे। इसके बाद तुलसीदास के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ये सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली बताया गया, जो कि गलत है। यानी कि उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? रत्नावली उनका नाम था। और एक प्रश्न और भी बन सकता है इससे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1511 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। ये बिल्कुल सही है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। ये भी सही है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जो कथन है और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर और चंद्रमोहन चटर्जी, साथ ही साथ परमानंद मैत्रा के संयुक्त प्रयासों से किया गया था। यहाँ पर देखिए, गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन के बारे में ये क्वेश्चन है। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन, इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रशासनिक विभाजन था वो किस प्रकार से था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा आपका भुक्ति। ठीक है, भुक्ति जो था वो विषय से संबंधित था। यानी सबसे बड़ा जो डिवीजन था वो भुक्ति था, उससे छोटा था यहाँ पर विषय। भुक्त के बाद विषय, विषय के बाद आती थी वीथी, वीथी के बाद आता था ग्राम। तो ये याद रखिए आप लोग। इसके बाद है आपका कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो ये आपको पता ही होगा कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। तो 1872 में लॉर्ड मेयो का शासन था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अधिनियम है ये बहुत अधिक चर्चा में नहीं रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करें तो जो आपका लेक्स लोकी अधिनियम है ये 1860 में आया था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 में, आयु की सहमति अधिनियम 1891 में, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये बना था 1904 में। ये ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस नामक किताब, ये बिल्कुल सही है। J.M. कीन्स की किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है। गुन्नार मेंडल ने लिखी है एशियन ड्रामा, सही है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, तो देखो फ्रेंड्स ये किताब कार्ल मार्क्स की नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये जो किताब है ये किताब 1817 में लिखी गई थी डेविड रिकार्डो के द्वारा। मीरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। मीरात सिकंदरी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, सही है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना और कलकत्ता निगम अधिनियम की अधिघोषणा, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में
लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था ये 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम की स्थापना की थी और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन भी किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल मिला के 18 प्रश्न पूछे गए थे RO की परीक्षा में। ये सारे प्रश्न वही हैं और इनका ये बिल्कुल सटीक आंसर है। तो RO की परीक्षा जो की हुई थी 11 फरवरी को, आपने देखा यहाँ पर कि इतिहास आप पहले तो एक रफ आइडिया कर लीजिए, आप कैसे पढ़ें इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पूरे इतिहास के बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए। ये आइडिया आपको कैसे मिलेगा? देखो, सबसे बेहतर किताब आपको जो पढ़नी चाहिए वो है NCERT की। अगर आपको NCERT मिल रही है तो आप पढ़ लीजिए। बस आपको कक्षा 6 से शुरू करना है और 12 तक जाना है और बस आपको एक बार इसको रीड करना है। आपको पता चल जाएगा कि जो कालानुक्रम है वो क्या है। तथ्य आपको याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोग बस एक काम कीजिए कि जो फैक्ट है, यानी कि जो जैसे कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन सा शासन, मतलब जो वंशावली है, तो कुछ चीज़ें और भी आएंगी जिसको आपको रटना पड़ेगा। तो आगे चलकर इस चैनल पर आपको वो चीज़ें मैं लिस्ट बना के, वीडियो बना के उपलब्ध कराता रहूँगा। और इसके बाद आप लोग मैक्सिमम जो MCQs हैं उसको लगाएं। MCQs में सबसे पहले तो आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं PYQs उनको हल करें और टॉपिक पर आप ज़रूर फोकस करें कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। सबसे बेहतर तरीका ये हुआ कि आप घटना चक्र पढ़ना शुरू करें और घटना चक्र के साथ साथ आप जो स्पेक्ट्रम है, बस देखो आपके सोर्सेज जो है ना ये लिमिटेड होने चाहिए। अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ने वाले हैं तो इससे आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। तो अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें और अपनी स्टडी को सिंपल रखने का प्रयास करें। ये सेशन आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।